सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और पावर आईएएस पे हमने स्टार्ट किया हुआ है पीवाईक्यू सीरीज। तो एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है पीवाईक्यू सीरीज का? तो पीवाईक्यू सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है ताकि एग्जाम में जो थीम्स है, जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, उन थीम्स को हम इस सीरीज के थ्रू कवर अप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो प्रियम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सब थीम्स है। हर साल एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछेगा एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू स्पेशली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। इस तरीके से हम प्रीलिम्स के लगभग 70 से 80 थीम्स कवर करेंगे, जिसके बाद आपके 30 से 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स के उस थीम से लग जाएंगे। सो दैट इज द पर्पस। जो लोग नए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनको क्या पढ़ना है और क्या स्कीप करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीजों पे ज्यादा टाइम लगाते हैं जो एग्जाम में नहीं आता। सो दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सीरीज के थ्रू हम उसको भी फिगर आउट करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। आज का जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो डीपीएसपी है, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, लाइक 15 और 20 मिनट्स में आपको डीपीएसपी का एक समरी भी दूंगा और हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, इन सब का। स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ जनरल नोटिस हियर कि आप जब भी पीवाईक्यू लगाओ, मेक श्योर कि आप सिविल सर्विसेज के साथ साथ असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस के भी क्वेश्चन लगाते जाओ उसी टॉपिक के। Why I am saying this? बिकॉज यूपीएससी का एक आदत है कि वो उस टॉपिक का क्वेश्चन उसी एग्जाम के अलग अलग पैटर्न से पूछते रहता है। मतलब अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो सीडीएस का भी क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकता है, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का भी क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ सकता है मल्टी करेक्ट के ऑप्शंस में। सो हम कोशिश वही करेंगे कि उसी अप्रोच से हम सारे क्वेश्चंस को लगाते चले। लेट अस गो विद दिस। एक बहुत ही छोटा सा समरी देखते हैं जिससे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखो, सबसे पहले जो डीपीएसपी है, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी बना रहा है तो कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाएगा, कौन से डायरेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाएगा, उन पॉलिसीज को दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। रिपीटिंग अगेन, अगर आपका स्टेट कोई भी पॉलिसी बना रहा है तो जिन पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के उसको पॉलिसी बनाना है, लॉ बनाना है फॉर द सोसाइटी, उसी को हम बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही सिंपल है। क्या ये? तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर क्या है? तो आपके फंडामेंटल राइट्स है। अभी हमने प्रियम्बल थीम्स में कवर कर लिया, ये हमारा दूसरा थीम है डीपीएसपी। इसके बाद जो अगली वीडियो जाएगी वो फंडामेंटल राइट के ऊपर जाएगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस कि आप इसको 2x पे लगा के कंसिस्टेंटली जितनी जल्दी हो सके सीरीज को कवर अप करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जो भी पढ़ रहे हो, रीड दैट, बट इस सीरीज से आप एक बार समरी और पीवाईक्यू करते चलो। ओके, कमिंग बैक अगेन। अच्छा, पार्ट 4 यानी कि नॉट इन्फोर्सेबल। नॉट इन्फोर्सेबल कहने का मतलब क्या है? यानी कि जरूरी नहीं है कि डीपीएसपी में जो भी कुछ दिया है वो 100% इन्फोर्सेबल होना ही चाहिए। मतलब अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे और जाकर के बोलोगे कि हमारा डीपीएसपी वायलेट हो रहा है। नहीं, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है? तो फंडामेंटल राइट इज इनफोर्सेबल। फंडामेंटल राइट इज जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिशिएबल का मतलब होता है न्यायाचित। क्या है न्यायाचित? न्यायाचित का सिंपल मतलब यह होता है कि एट एनी पॉसिबल सिनेरियो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो इसको रीस्टोर करेगा, बिकॉज दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल, बिकॉज दीज आर जस्टिशिएबल। लेकिन पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी, इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट जस्टिशिएबल। तो क्वेश्चन आता है सर क्यों इसको क्यों नहीं कर दिया हमने जस्टिशिएबल? सबसे सिंपल सा रीजन है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताती हैं जिनका ध्यान में रख के स्टेट को अपना एक्ट या फिर जो भी काम है उसको करना चाहिए। लेकिन क्या एग्जैक्टली ये सही है कि स्टेट उन एक्ट्स को, उन पॉलिसीज को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाए? जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूं कि हर इंसान को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, मतलब आप जितना काम कर रहे हो उतनी आपकी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है क्या हमारी सोसाइटी में? आप वुमेन्स का कंडीशन में देखो तो अगर एक वुमेन मजदूर है और एक मैन, एक पुरुष मजदूर है, तो अब जो पुरुष मजदूर है उसकी दिहाड़ी ज्यादा होती है, वुमेन्स की दिहाड़ी कम होती है, उनकी सैलरी कम होती है। और सिर्फ आप ये कंस्ट्रक्शन में नहीं, हर फील्ड में देखो वुमेन्स की पेमेंट कम है कंपैरिजन टू मैन। कहीं ना कहीं तो स्टेट में ये वायलेट हो रहा है। तो क्या इसके अगेंस्ट में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टेट के ऊपर में कोई एक्शन ले लेना चाहिए? नहीं पॉसिबल है। स्टेट बोलता है हमारे पास में उतना रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसा मैन फोर्स नहीं है कि हम पूरा का पूरा डीपीएसपी को एग्जीक्यूट करा सके, जो भी प्रिंसिपल्स लिखे गए एग्जैक्टली वैसा एग्जीक्यूट करा दे, उतना हमारे पास में रिसोर्स ही नहीं है। इसलिए इनके ऊपर में मोरल सैंक्शंस, इसको याद रखना। कैसे सैंक्शंस हैं? मोरल सैंक्शंस, मतलब मोरल ग्राउंड्स में डीपीएसपी को फॉलो करना स्टेट का काम है। लोग पॉलिटिकली प्रेशर बना सकते हैं लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आई थिंक अब यहां पे डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 ये डीपीएसपी का पार्ट है।
क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 है, यानी कि आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट लीगली इनफोर्सेबल। अब उसके आगे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 पार्ट 4 डीपीएसपी नॉट लीगली इनफोर्सेबल, दोनों पार्ट एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। चलो आगे क्या बता रहा है, एम्स टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। ये ना $1 मिलियन वर्ड है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने वेलफेयर स्टेट के ऊपर में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक 2020 या 21 में और एक 2015 में। आज दोनों क्वेश्चंस देखेंगे हम। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर मतलब एक ऐसा स्टेट जो लोगों का कल्याण के बारे में सोचो, जो लोगों का क्या चीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने की बात करे, उसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। अभी तो नेचुरल सी बात है ना, अगर कोई भी स्टेट डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाएगा तो वो सोसाइटी का वेलफेयर ही करेगा, इट इज नेचुरल। यानी कि डीपीएसपी डाउन द लाइन क्या कर रही है, वेलफेयर स्टेट का काम कर रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इट एम्स टू क्रिएट व्हाट, वेलफेयर स्टेट। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इट प्रमोट्स सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोसाइटी में सबके पास हॉस्पिटल्स हैं, सबके पास स्कूल है, तो कहीं ना कहीं हम सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, आपका होता है फंडामेंटल राइट। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मेरे फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, किसी तीसरे इंसान का फंडामेंटल राइट हनन या फिर वॉयलेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट हम इंडिविजुअल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मेरा राइट, उसका राइट, आपका राइट, राइट। लेकिन डीपीएसपी हम सोसाइटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, समाज के लिए क्या पॉलिसी बनाना है, समाज के लिए क्या हमें एक्ट बनाना है, क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए, दैट इज इन डीपीएसपी। सो डीपीएसपी इज मोर अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा है, डीपीएसपी आपके सोसाइटी की बात कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल राइट आपके इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहां पे क्वेश्चन बनता है। चलो एक और डिफरेंस अगर यहां तक क्लियर हो गया तो, आपका जो डीपीएसपी है सोसाइटी की बात कर रहा है, प्लस आपका जो स्टेट है राइट, उसको बोल रहा है कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके नए नए एक्ट बनाओ, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके नए फिलॉसफी बनाओ, राइट, नया रेगुलेशन लेकर के आओ। यानी कि आपके जो स्टेट है उसके ऊपर में एक ये पॉजिटिव अफर्मेशन डाल रहा है। कैसा अफर्मेशन डाल रहा है, पॉजिटिव, मतलब आपके स्टेट को फोर्स कर रहा है कि इन पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उसको कुछ काम करना है। दिस इज द डीपीएसपी, यही बात है, क्लियर। लेकिन ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट, ये आपके स्टेट पे कैसा अफर्मेशन डाल रहा है, नेगेटिव अफर्मेशन डाल रहा है। अब लोग पूछेंगे सर नेगेटिव अफर्मेशन क्यों डाल रहा है? फॉर एग्जांपल सपोज करो स्टेट ने कोई एक काम स्टार्ट किया, कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्टेट ने कोई एक कानून बनाया, अब उस कानून से या फिर उस प्रोजेक्ट से मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, मैंने जाके बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है स्टेट के इस एक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि स्टेट ये काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके ये काम करने से रुपेश का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर में प्रेशर बना, स्टेट को काम करने से रोक रहा है, यानी कि स्टेट के ऊपर में नेगेटिव अफर्मेशन डाल रहा है, क्या, फंडामेंटल राइट्स। ऑन दी अदर हैंड स्टेट के ऊपर में पॉजिटिव अफर्मेशन डाल रहा है, क्या, डीपीएसपी। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी स्टेट को काम करने के लिए प्रमोट कर रहा है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। देखो मैं जो डिफरेंसेस बता रहा हूं, दीज आर आई एम जस्ट टेलिंग यू $1 मिलियन डिफरेंसेस, क्योंकि इन डिफरेंसेस को रीड करने के लिए लक्ष्मीकांत में लोग घंटे टाइम लगाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस जो लक्ष्मीकांत में आपको पॉइंटर्स में नहीं मिलेंगे, पैराग्राफ में, स्टोरी में कहीं छुपे हुए हैं। और 90% एस्पिरेंट्स आर्टिकल्स रटते हैं और यूपीएससी आर्टिकल से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर पूछता भी है तो एक दो आर्टिकल जो न्यूज में हो, राइट, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर जो कुछ अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। कोर डीपीएसपी पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये बताओ आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है, 49 क्या बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हम लोग आर्टिकल्स रट रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ते हैं, क्वेश्चन प्रीलिम्स का इसी कॉन्सेप्ट से आता है। ये जो एक पेज है ना पीपीटी का, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वो सारे पॉइंटर्स है जहां से मैं अभी के सारे पीवाईक्यू लगाऊंगा आपके, राइट। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और याद रखना, हमने डीपीएसपी को ना 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया? 3। एक है गांधी, एक है सोशलिस्ट और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक है गांधीयन फिलॉसफी, दूसरा है सोशलिस्ट फिलॉसफी, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। गांधीयन फिलॉसफी का मतलब क्या है? गांधी जी की जो विचारधारा थी
उस विचारधारा से मिलते जुलते जो भी डीपीएसपी है हमने उसको गांधीयन फिलॉसफी में डाल दिया, मतलब गांधी की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, गांधी जी की क्या विचारधारा थी? तो गांधी जी कहते थे कि हर जगह पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, पंचायत के पास में पावर होना चाहिए, स्टेट के पास सारा पावर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से मिसमैच ना हो, मतलब जो लोकल बॉडीज है वो खुद को रेगुलेट कर सके। तो कहीं ना कहीं ये किस में आ जाएगा? गांधी की फिलॉसफी में आ जाएगा। फिर अगर हम देखें, गांधी जी का फिलॉसफी था कि इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नशीली पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो डीपीएसपी गांधी फिलॉसफी में आ जाएगा। सोशलिस्ट मतलब क्या है? जो समाज के बारे में सोचे, फॉर एग्जांपल हर इंसान जिसको इक्वल काम कर रहा है इक्वल पे मिलना चाहिए। रिगार्डिंग दिस जो मोरल सोसाइटी की बात कर रहा है, क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब जो आज के टाइम पे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बिलीव करती है। फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी में आप कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, अंधविश्वास पर ना करो, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, मतलब आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सको, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। आपकी जो बहुत पुरानी हेरिटेज है, धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट कर सको, मॉन्यूमेंट्स को, वो भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड से पता चलता होगा कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो हमने डीपीएसपी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, गांधीयन प्रिंसिपल, फिर क्या है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। यानी कि जितने भी डीपीएसपी है, कितने डीपीएसपी है? आर्टिकल 31 से लेके 36 से लेके 51 तक, इन सबको हमने इन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन होना चाहिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। इस क्लासिफिकेशन को हमने इसलिए किया ताकि हम डीपीएसपी को एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क में अरेंज कर सके, बस, इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं है। सो दिस इज हाउ द डीपीएसपी हैज बीन प्रोवाइडेड। और ये जो पीपीटी आपके सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इससे हम सारा का सारा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जितना भी आज तक एग्जाम में पूछा गया। अगर हमने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सॉल्व कर दिया तो वनडे एग्जाम्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो थोड़े से आर्टिकल्स देखते हैं, बस समझाने के लिए, आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। जैसे सोशलिस्ट मतलब क्या? हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट दैट स्टेट टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। स्टेट जो है वो समाज में सबके लिए जस्टिस लेकर के आएगा, राइट। स्टेट जो है वो इस चीज पे काम करेगा कि हर इंसान को क्या इकोनॉमिक और बाकी जस्टिस मिलते रहना चाहिए। तो ये जितना भी आप आर्टिकल देख रहे हो, किसका? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो मैं इनको अभी रीड नहीं करूंगा, आप इनको एक बार रीडिंग कर लेना। ये पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बाय रुपेश उसमें डाल दूंगा, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा, वहां से डाउनलोड करके इसको एक बार रीड कर सकते हो, राइट। बट जो पहला स्लाइड था दैट वाज द की, सारे क्वेश्चन वहीं से लगेंगे। चलो एक आध इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको मैं डेफिनेटली बता दूंगा अगर मेरे नजर में दिखेगा तो। हाँ, अब देखो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स मतलब जो डीपीएसपी गांधी जी के विचारधारा से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहला देखो, आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, विलेज पंचायत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। इंटॉक्सिकेंट्स का हम इस्तेमाल ना करें, राइट, ये भी यहाँ पे देखा। देखो सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब हर इंसान अपने लिए खुद पे सेल्फ रिलाई करे, यानी कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, इसको प्रमोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम स्वदेशी आंदोलन में यही सब चीजें देखते हैं, महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन में देखते हैं, वो भी इस पार्ट में, इसके अंदर में एक पार्ट है। अभी ये रट्टा नहीं मारना, 40 क्या बोल रहा है, 43 क्या बोल रहा है, 46 क्या बोल रहा है, सब मत रटना, कुछ इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। 90% बच्चे इसको रट करके जाते हैं, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ना आएगा, ना कभी आया है। चलो ठीक है, वही है कि आप इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, काउ स्लॉटरिंग नहीं करोगे, ये सब का सब डीपीएसपी का पार्ट है, मतलब स्टेट पॉलिसीज बनाते टाइम इसको ध्यान में रखेगी। यूनिवर्सल सिविल कोड थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, 48 इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स बनते हैं। एक आर्टिकल जो मैं हमेशा बोलता हूँ याद रखना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वह आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? देखो, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब जब भी स्टेट में काम हो तो जो आपका जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, ये दो अलग अलग ऑर्गन्स की तरह काम करेगी। यानी कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। हम पावर्स के सेपरेशन की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके का क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 50 के अंदर में जो पावर सेपरेशन की बात की जा रही है, किस दो ऑर्गन के बीच में बात की जा रही है? तो देखो कौन कौन से ऑर्गन है, एक जुडिशरी और एक एग्जीक्यूटिव है। ऑप्शन में दे देंगे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, नहीं, किसके किसके बीच हो रहा है? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, ये बेसिकली कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50। और कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र है? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, है ना। तो वहां पे याद रखना, जहां पे डीपीएसपी दिखे दैट इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा आर्टिकल 50। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपके टॉपिक के अंदर भी थीम बता रहा हूं कि टॉपिक के अंदर मिनी थीम कहां है, कहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन हिट किया और कहां से कर सकती है, बस इसको याद रखेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स कहने का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो अमेंडमेंट्स मतलब होता है संशोधन।
हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कुछ चीजों को ऐड किया है संशोधित करके, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट से ना कुछ नए 4 डायरेक्टिव यानी नए 4 ऐसे आर्टिकल्स को ऐड किए गए। दे आर आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। अब इन 4 आर्टिकल्स को ऊपर के लिस्ट में जाकर के देखना कहां पे पड़े हुए, उसको रीड करना, दे आर इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन सेइंग दिस, ये जो अमेंडमेंट्स है यहां से क्वेश्चन आता है। 44th अमेंडमेंट बस एक ही है, क्या कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। आपकी सोसाइटी में इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, कोई इंसान महीने का 2 लाख कमा रहा है, कोई इंसान महीने का 5 से 6 हजार ही कमा पा रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको कम करना आपके स्टेट का काम है, कि जिन लोगों के पास सैलरी कम है, स्किल नहीं है, उनको कैसे आप ऊपर लेकर के आओगे, जिनके पास अच्छी खासी सैलरी है उनसे आप कैसे टैक्स ले सकते हो, बाकी लोगों के वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना। इट इज इन 44th अमेंडमेंट, बस एक ही आर्टिकल ऐड हुआ है, इसको ध्यान में रखना। 86 में एजुकेशन वाला 21A और 97 कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो बस एक बार ना इन आर्टिकल्स को अच्छे से ऊपर एक बार रीड कर लेना, रट्टा मत मारना। अगेन आई एम सेइंग दिस, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, बस रट्टा मत मारना। लास्ट वाला कोऑपरेटिव की बात करता है, उसके पहले एजुकेशन की, ये इनकम इनइक्वालिटी की, और यहाँ पे 4 आर्टिकल ऐड हुए, मतलब ये 5-6 आर्टिकल्स को देखना है आउट ऑफ 15 to 16 आर्टिकल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। चलो भैया, आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, जो पहला स्लाइड था जिसपे हमने पूरा का पूरा डीपीएसपी को डिकोड किया था, सारे क्वेश्चन वहां से लगेंगे, आर्टिकल्स रेयरली क्वेश्चन आता है। देखो क्या क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स। आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है किस चीज को वॉयलेट कर रहा है, डीपीएसपी को वॉयलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो डीपीएसपी वो बात करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सोसाइटी में सबको इक्वालिटी दे। कहीं ना कहीं हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल में इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हम सोसाइटी में क्या करें, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करें, कोई एक ऐसा तख्ता ना हो जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत रिसोर्सेज हो, राइट। तो कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किसको वॉयलेट कर रहा है, डीपीएसपी को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर देन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो ह्यूमन राइट्स यानी कि हम कहीं ना कहीं राइट्स की बात कर रहे हैं। जो राइट्स वाला पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पे राइट्स का जिक्र किया गया है, राइट्स को कौन कौन सा पार्ट दिखा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो दिख रहा है प्रियम्बल। प्रियम्बल सही होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि प्रियम्बल को हम कहते हैं समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद है पिछली जो थी हमने प्रियम्बल की कवर की थी 20 मिनट की, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल आपके स्टेट का नेचर बताता है। प्रियम्बल स्टेट के नेचर के साथ साथ आपके स्टेट का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है। तो कहीं ना कहीं प्रियम्बल गिव्स द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी दे रहा है, राइट्स की भी बात कर रहा है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी हमने क्या पढ़ा, डीपीएसपी जो सोसाइटी में किस चीज को प्रमोट करता है, सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड पे कि हम सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपकी राइट्स की बात कर रहा है कि आपके पास में ये राइट्स होने चाहिए जो आपकी सोसाइटी की राइट्स है, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटी, ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटी भी राइट्स की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन को लेकर के एक स्पेशल एम्फेसिस है। क्या एम्फेसिस? कि हम जब भी कोई काम करेंगे तो हर इंसान अपनी ड्यूटीज को फुल फ्लेजेड तरीके से करेगा, तो वो एक बैरियर बना रहेगा, मतलब सबके पास इक्वल स्पेस होगा सोसाइटी में, ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ऐसा आपको कोई भी प्रोविजन नहीं दिखाई देगा जहां पे आपको ह्यूमन राइट्स वाला पार्ट ना दिखाई दे, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी मैंने बताया था वेलफेयर स्टेट मतलब क्या, मतलब हम स्टेट को कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे पूरे सोसाइटी का क्या हो, वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो। कहां पढ़ा था हमने इसको? हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में पढ़ा था। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो दिस इज करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अभी तक कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखा होगा जो आर्टिकल से पूछा गया। जितने क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी किस चीज पे पूछ रही है, यूपीएससी इज कंप्लीटली आस्किंग क्वेश्चन अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपीएसपी। आपकी डीपीएसपी को लेके क्या समझ है उस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने आर्टिकल आप रट करके बैठे हो, कितने फैक्ट्स पकड़े, नहीं, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है उससे पूछेंगे। 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल पे आएगा, अभी भी देखेंगे उसको क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4। अच्छा, पार्ट 4 में जो प्रोविजन है उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल राइट है? नहीं, अभी हमने पढ़ा पार्ट 4 में डीपीएसपी है।
पार्ट 4 हमारा नॉन जस्टिशिएबल है, पार्ट 4 हमारा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पीपीटी के स्टार्टिंग में। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। क्या डीपीएसपी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है? नहीं है। यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर, वर्क फोर्स, वट एवर यू कॉल इट, है ना। उतने हम सक्षम नहीं है कि हम डीपीएसपी के सारे प्रिंसिपल्स को हूबहू एग्जीक्यूट कर दे। वी आर नॉट दैट मच कैपेबल। तो पहला तो वैसे ही गया। दूसरा, दैट शैल नॉट बी लीगली इन्फोर्स, दैट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये तो सही बात है, इन्फोर्सेबल नहीं है। The principle laid down in this part are to influence the making of law by the state. Exactly. जब भी स्टेट कानून बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाएगा। यही तो है डीपीएसपी का पर्पस। तो आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 दोनों सही है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन आर्टिकल से बना? ये क्वेश्चन किससे बना? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है? यूपीएससी के 2000 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, 2020 के। हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं? तो हम लक्ष्मीकांत खोल के आर्टिकल रटे जा रहे हैं। सोशल आर्टिकल्स क्या है, गांधीयन क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या है, वो पूछ ही नहीं रहा। वो पूछेगा भी ना तो 1-2 आर्टिकल अमेंडमेंट से पूछेगा, या फिर 1-2 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे मैंने आर्टिकल 50 बताया, तो वहां से पूछेगा। उसको नहीं फर्क पड़ता कि आर्टिकल 41 क्या है, 46 क्या है, 49 क्या है, उसको काम ही नहीं है उससे। और आपको वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप बैठ के पूरा आर्टिकल्स को रट्टा मारो। अगर आप रट्टा मार रहे हो मतलब अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट कर रहे हो, फिर आप वही गलती करोगे जो मैंने किया है, राइट। तो प्लीज वर्क ऑन दैट पार्ट। नेक्स्ट इज इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। बताओ, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन, मैंने जब आर्टिकल 50 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये पूछेगा सेपरेशन ऑफ पावर कौन से 2 ऑर्गन में है, कौन कौन से थे, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। आपको दे देगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव। अगर वो नहीं पूछा तो बोलेगा बताओ सेपरेशन ऑफ पावर की बात हम किस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, डीपीएसपी में कर रहे हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50 है। कौन से 2 पार्ट थे? हमने अभी पढ़ा था, एक था आपका जुडिशरी और एक था आपका क्या था, एग्जीक्यूटिव। आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज याद हो गया होगा। अब गेस व्हाट, हमने अगर इस तरीके से पूरे थीम्स 70 से 80 थीम्स कर लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 80-90 जो भी थीम्स इंपॉर्टेंट है कर लिए, ट्रस्ट मी 30 से 35 थीम्स तो हूबहू एग्जाम में रिपीट होंगे। 35 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो तो आप कट ऑफ के बहुत नजदीक गए। मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर हल्का अलग, प्रीलिम्स क्लियर, राइट। बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थीम्स को पकड़ के चलो। और ये उन सारे लोगों का साथ ही है जो प्रीलिम्स में बहुत बार फेल हुए, राइट। एनीवेज गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। चलो ये फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के है, इसको अगली क्लास में करेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटी कर रहे होंगे, है ना। अगली क्लास तो वैसे फंडामेंटल राइट्स की है, उसके बाद जब ड्यूटी पे आएंगे तो उसको करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। अच्छा, अब आप ये बताओ कि डीपीएसपी किसके ऊपर में लिमिटेशन लगा रहा है? क्या डीपीएसपी लिमिटेशन लगाता है? अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के ऊपर में लिमिटेशन लगा देता है, इसीलिए हम फंडामेंटल राइट को कहते हैं क्या, इसका एक नेगेटिव अफर्मेशन है, क्योंकि स्टेट के काम को रोक रहा है। स्टेट अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहे और उस प्रोजेक्ट से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा स्टेट को कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि XYZ का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यानी स्टेट के काम को उसने रोक दिया, स्टेट के काम पे लिमिटेशन लगा दिया। फंडामेंटल राइट तो डीपीएसपी तो प्रमोट करता है स्टेट के काम को। डीपीएसपी तो चाहता है कि स्टेट ऐसे इनिशिएटिव्स ले जहां से मास डेवलपमेंट हो। तो अगर आप उस तरीके से देखो तो क्या किसी के ऊपर वो लिमिटेशन लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। ना वो लेजिस्लेटिव पे लगा रहा है ना ही एग्जीक्यूटिव पे लगा रहा है, उल्टा वो प्रमोट कर रहा है कि आप ऐसे पॉलिसीज बनाओ इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के जिससे ग्राउंड पे मास डेवलपमेंट हो, राइट। 2017 के प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डीपीएसपी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपसे अगर आर्टिकल पूछेगा तो अमेंडमेंट से जो जोड़े गए आर्टिकल्स है वो पूछेगा। 42nd में कौन कौन से 4 आर्टिकल्स जोड़े गए थे, मैंने कहा आपको रीड करने के लिए, उसको एक बार रीड करना, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसका आंसर होगा बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको ऐड किया गया था 42nd में। एक और चीज याद कर रखना कि जो 42nd अमेंडमेंट है इसको बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट, इस पार्टिकुलर अमेंडमेंट में, संशोधन में बहुत सारे चीज आपके संविधान में जोड़े गए हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। मूविंग अहेड विद द सेम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
द आइडिया ऑफ, देखो फिर से आ गया वेलफेयर स्टेट, यूपीएससी ने पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछ दिया वेलफेयर स्टेट। और डीपीएस भी ऐसा टॉपिक है ना जहां पे आप वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देख लो, एसएससी का एंड अदर एग्जाम्स, उनके भी क्वेश्चन ऐसे ही होते, बहुत इजी से बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने वाले। एंड लेट मी टेल यू, हम इतना डिटेल डीपीएसपी पढ़ लेते हैं ना आर्टिकल्स के साथ कि हम बेस वाले क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आर यू गेटिंग दिस? मतलब हमारी प्रिपरेशन बहुत हाई जा रही है और क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ रहा है, तो हमारी इमारत अंदर से कमजोर है, इसलिए वो गिर जा रही है। बेस से काम करना है, वही अप्रोच है रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब पढ़ के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन लगा लगा करके पढ़ेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलो, वेलफेयर स्टेट कहां पे था? डीपीएसपी में था, 2020 में पूछा था, और फिर ये क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, 2015 के बाद कुछ सीडीएस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ के क्वेश्चन भी यूपीएससी में रिपीट होते हैं। चलो, ये एक सीडीएस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट? इसको याद रखना, क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। राइट, आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट कि इतने क्वेश्चंस, इतना समझने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपसे लगने लगेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप ही अटेम्प्ट करोगे और मुझे बताओगे कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था। ये क्या बोल रहा है? Which of the following statement is are correct? आपको इसमें से करेक्ट बताना है। राइट, तो आई थिंक विद दिस आपको आज की क्लास के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या था, डीपीएसपी। डीपीएसपी में हमने जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे उनको कवर किया है आज के बैच में। एंड आफ्टर दिस आई सिंसियरली फील कि डीपीएसपी आप लोगों का रिवाइज हो गया होगा, और जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देखी, जिसने नहीं पढ़ा है, उनको एग्जैक्टली पता चल गया कि डीपीएसपी क्या है, और अगर वो पढ़ेंगे भी तो किस चीज को नहीं पढ़ना है, किसको स्कीप करना है। राइट, बाकी अगर आप नए भी हो, आई स्ट्रांगली फील कि ये 25 से 30 मिनट की वीडियो ने आपका पूरा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। दिस वुड हैव सेव्ड योर आवर्स दैट यू वुड हैव स्पेंट इन रीडिंग बुक्स एंड अदर लेक्चर्स। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, विच वाज द चैलेंज फॉर मी कि मैं क्वालिटी कंटेंट और पीवाईक्यू को इतने कम टाइम पे कैसे लेकर के आऊं। बट नाउ दैट आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड हैव अ गुड स्किल इन दिस पार्ट, सो आई वाज लाइक कि मैं कोशिश करके देख सकता हूं। थैंकफुल इट इज वर्किंग अप नाउ, और इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे अदर इनिशिएटिव्स, अदर टॉपिक्स के साथ भी। हाँ, उसी को लेकर के पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट की वीडियो 25 तारीख यानी कि परसों आएगी, सैटरडे को। अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर आप इस वीडियो को प्रीलिम्स के आसपास में देख रहे हो, 2x पे लगाओ, जल्दी जल्दी देख लो। 2x पे तो बहुत तेज हो जाएगा, बिकॉज आई स्पीक, मैं ऑलरेडी 1.5x में पढ़ाते रहता हूँ, तो 2x पे नहीं 1.5x पे पूरी वीडियो देख लेना, ताकि वहां से एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को आज से 2 साल बाद भी देख रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर यूपीएससी का थीम यही रहेगा, करंट अफेयर चेंज होते रहता है, हर साल के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यू डेफिनेटली कैन सी दिस वीडियोस एंड रिवाइज योर कोर कॉन्सेप्ट, है ना। सो आई स्ट्रांगली फील दिस वीडियो वुड हैव फुलफिल्ड द पर्पस, दिस वाज द पर्पस। आज हमारा डीपीएसपी कवर करना था, वी हैव कवर्ड द डीपीएसपी इन 30 मिनट्स। अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, कोशिश करेंगे उसको भी अच्छे से रैप अप करने का, ऐसा नहीं कि 30 मिनट के चक्कर में जल्दी छोड़ दिया। अगर 40-45 मिनट भी लगे तो हम सारे आर्टिकल्स, राइट्स और पीवाईक्यू को एक साथ कवर करेंगे। So this is for today everyone. If you want, you can definitely take this PDF for revision from the Telegram channel. The link has been given in the comment box. Keep revising, keep working hard. All the very best. Prelims is on the way. Good luck and see you in other video. Thank you so much.